बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर दानियाल उमर। हर वीडियो लेक्चर की तरह आओ बच्चों हम इस वीडियो लेक्चर में भी ढूंढते हैं कुछ सवालों के जवाब। जैसे कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट जिनका मास सेम है और ये मूव करें तो जब ये आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ को कैसे फाइंड किया जाएगा। या अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट जिनका मास सेम है, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। या एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट एक छोटे से ऑब्जेक्ट से टकराएगा जिसमें छोटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। या एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से टकराएगा जिसमें ये बड़ा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो यहाँ वेलोसिटी में क्या चेंज आएंगी टकराने के बाद। तो बच्चों इन सारे सवालों को जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और याद रखिएगा ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें मोस्टली जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है वो कुछ इस तरह से लिखी होती है। हमने प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इस लाइन का क्या मतलब है ये आपको वीडियो के अंदर समझ आएगा। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है। दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में ऐसी कोलिजन जिसमें उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, जो टकराने से पहले थी टकराने के बाद भी अगर वही रहती है तो हम कहते हैं ये कोलिजन कैसी है, इलास्टिक कोलिजन। बच्चों ऐसी कोलिजन जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये आपस में इक्वल रहे, तो बच्चों ऐसी कोलिजन क्या कहलाती है, इलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन इन विच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जो पहले थी टकराने से टकराने के बाद भी अगर वही रहती है तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या कंजर्व है। तो बच्चों ऐसी कोलिजन का नाम क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। लेट सपोज एक बर्तन है, एक कंटेनर है, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मूव करें। आप देखते हैं दोनों की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 50 जूल है। अब ये आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। आप 100 साल बाद आके दोबारा उनकी काइनेटिक एनर्जी चेक करते हो तो 100 साल बाद भी अगर वो रहती है वही 50 जूल। इसका मतलब उनका आपस में टकराना, कोलिजन करना कैसी कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। तो बच्चों ऐसी तमाम कोलिजन जिसमें पार्टिकल की टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी वो चेंज ना हो, कंजर्व रहे, जो शुरू में हो बाद में भी वही रहे, ऐसी कोलिजन बच्चों क्या कहलाती है, इलास्टिक कोलिजन। एग्जाम्पल में हम बच्चों बुक के मुताबिक क्या लिखते हैं, लेट सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को फॉल कराया, गिराया। लेट सपोज इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो h है, मसलन 5 मीटर। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिराते हैं और ये ज़मीन के ऊपर टकरा के वापस उसी हाइट पर आ जाता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की जो ज़मीन के साथ कोलिजन हुई है ये कैसी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएं मार्बल के फ्लोर के ऊपर टकरा के, अगर ये वैसे ही इनिशियल हाइट पर वापस आ जाता है तो बच्चों ये जो कोलिजन ऑब्जेक्ट की मार्बल के फ्लोर के साथ हुई है ये क्या कहलाएगी, इलास्टिक कोलिजन। बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन हम बाद में देखेंगे। वो ऐसी कोलिजन होती है जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं रहते। वो बच्चों इसके बाद वीडियो लेक्चर आएगा। अब बच्चों इसमें कुछ स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। इस स्टेप के मुताबिक आप ये लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जाम्पल, फिर डायग्राम, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों कोलिजन जैसी मर्जी हो, एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, जो टोटल एनर्जी होती है, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम वो बच्चों हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो। मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। अब बच्चों चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में आपने ये बताना है कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है v1। आगे एक और ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसका मास क्या है, m2, और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका नाम क्या है, v2। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि जो v1 है वो v2 से ज़्यादा है, मीन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसकी कम है, तो थोड़ी देर बाद ये आपस में टकरा जाएंगे। तो पहले ही एक लाइन के अंदर मूव कर रहे थे, एक लाइन के ऊपर मूव कर रहे थे, तभी तो हमारी ये बच्चों बन जाती है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मीन टकराने से पहले सेम लाइन के ऊपर सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो टकराने के बाद भी सेम लाइन के ऊपर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे।
तो जब ये आपस में टकरा जाएंगे m1 m1 रहेगा, m2 m2 रहेगा, उसी तरह करके टकराने के बाद वो सेम डायरेक्शन में सेम लाइन के ऊपर मूव करते जाएंगे। फ़र्क बच्चों क्या आएगा इनकी वेलोसिटी का। जब ये m1 m2 से टकराएगा, इसकी पहले वेलोसिटी थी v1, टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में हो जाएगी v1 प्राइम, मीन चेंज होगी। m2 की पहले वेलोसिटी क्या थी v2, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगी v2 प्राइम। अब बच्चों इसके बाद हमने थोड़ी सी ये थ्योरी लिखनी होती है साथ में कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नॉन रोटेटिंग, मतलब कि ये रोटेट नहीं कर रहे, सीधे मूव कर रहे हैं, दो नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल हैं, एक का मास m1, एक का मास m2 है। m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है। तो जब ये आपस में टकराएंगे m1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्राइम, और m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 प्राइम। उसके फ़ौरन बाद बच्चों आपने इसके ऊपर लगा देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चूँकि इनमें कोलिजन हुई है, कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, टोटल मोमेंटम बच्चों हमेशा क्या रहता है कंजर्व। तो हम बच्चों यहाँ पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं लीनियर ना भी लिखूँ तो समझ लेना ये लीनियर मोमेंटम ही। बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। वो क्या कहते हैं, टकराने से पहले इसका मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो m1 का मोमेंटम क्या होगा m1 मल्टीप्लाई v1, और m2 का मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 मल्टीप्लाई v2। ये है दोनों का मोमेंटम टकराने से पहले। बच्चों ये इक्वल होता है दोनों का मोमेंटम टकराने के बाद। टकराने के बाद m1 का मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्राइम, इसका क्या हो जाएगा m2 v2 प्राइम। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद हमने क्या करना है, m1 को एक तरफ कर देना है, m2 को एक तरफ कर देना है। उसमें भी ऐसे ही काम करेंगे। तो बच्चों ये स्टेप आपने याद रखने हैं ताकि आपको ये जल्दी से तैयार हो जाए। तो ये बन जाएगा प्लस m2 v2 प्राइम। तो भाई ये है टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम, और ये है टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम। ये हमेशा क्या रहते हैं इक्वल, सेम रहते हैं। यही तो है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उम्मीद है आपको याद होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाने के बाद दोनों में आपने यही करना है, m1 एक तरफ कर देना है, m2 एक तरफ कर देना है, क्योंकि हमने वेलोसिटी की तरफ जाना है। तो बच्चों m1 v1 यही रहेगा, और ये m1 इधर आके हो जाएगा माइनस m1 v1 प्राइम, ये वहीं रहेगा प्लस का m2 v2 प्राइम, और ये m2 इधर आ जाएगा माइनस m2 v2। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 एक तरफ m2 एक तरफ। अब m1 को यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम, m2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो बच्चों अंदर क्या रह जाएगा v2 प्राइम माइनस v2, और ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह करके बच्चों यहाँ हम क्या लगाने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक। बच्चों जागे, ये कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन कौन सी कोलिजन होती है, जिसमें शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी और एंड वाली काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या रहें, कांस्टेंट रहें, सेम रहें, इक्वल रहें। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मास की काइनेटिक एनर्जी 1/2 उस मास को उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही। तो बच्चों टकराने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टकराने के बाद भी वही रहेगी। यही तो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों टकराने से पहले इस मास की m1 की क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाँ भाई 1/2 m1, और इसकी शुरू वाली वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 इसका मास m2 और इसकी वेलोसिटी v2 का स्क्वायर, मैस इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और साथ में लिख देंगे 1/2। यही तो बच्चों होती है काइनेटिक एनर्जी। अब इनको सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और हम जानते हैं ये इक्वल होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। मीन जो स्टार्ट में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ये आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और ये इक्वल हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों जहाँ पे प्राइम नहीं लगा होगा वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे प्राइम लगे होंगे वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो टकराने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 1/2। तो बच्चों m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी m1, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम का स्क्वायर
और उसके बाद m2 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 1/2 m2 और उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 प्राइम का स्क्वायर, और ये होगी बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों इधर से भी 1/2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 1/2 कॉमन आ रहा है, तो बच्चों 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। जैसे इसमें हमने m1 एक तरफ किया m2 एक तरफ किया, बच्चों इसमें भी यही काम करेंगे, m1 एक तरफ कर लेंगे m2 एक तरफ कर लेंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा m1 v1 स्क्वायर और ये इधर आके हो जाएगा माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर वहीं रहेगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर। बच्चों m1 एक तरफ हो गया m2 एक तरफ हो गया, तो बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं m1 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। इसी तरह करके यहाँ से m2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चों अंदर क्या रह जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। जैसे मैंने आपसे कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आपने लगाना है तो m1 एक तरफ कर देना है m2 एक तरफ कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाना है, इसमें भी आपने m1 एक तरफ कर देना है m2 एक तरफ कर देना। क्यों भाई? क्योंकि हमें सिर्फ वेलोसिटी से मतलब है, जो हमने रिजल्ट निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मीन हमने सिर्फ वेलोसिटीज़ की तरफ जाना है, इन मैसेज से हमने जान छुड़ानी। तो बच्चों क्या करते हैं, अंदर एक फार्मूला बना खड़ा है, तो उम्मीद है आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन दो नंबरों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम एक दफ़ा उनको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा उनको माइनस। एक तरफ है v1 और एक तरफ है v1 प्राइम, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे v1 और v1 प्राइम एक दफ़ा प्लस कर दिया, v1 और v1 प्राइम एक दफ़ा माइनस कर दिया। इसी तरह करके बच्चों राइट साइड पे भी फार्मूला बन रहा है v2 प्राइम और v2, इनका स्क्वायर बीच में माइनस, तो v2 प्राइम और v2 एक दफ़ा इनको माइनस कर देंगे, v2 प्राइम और v2 एक दफ़ा इनको प्लस कर देंगे। अब बच्चों ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैसेज से जान छुड़ाने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे डिवाइड। तो बच्चों क्या लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी, तो बच्चों m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, v1 माइनस v1 प्राइम से v1 माइनस v1 प्राइम कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम। इक्वेशन 2 की राइट साइड इक्वेशन 1 की राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगी, तो m2 से बच्चों m2 कैंसिल हो जाएगा, v2 प्राइम माइनस v2 और v2 प्राइम माइनस v2 ये कैंसिल, बाकी क्या बच गया हमारे पास v2 प्राइम प्लस v2। तकरीबन 95% हमारा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसमें 2 स्टेप रह गए, फिर मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा जो हमसे पूछा गया था। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ये आगे हमने इस्तेमाल करनी है इनकी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। सो बच्चों एक काम करते हैं, जिनके ऊपर प्राइम नहीं है वो एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि वो टकराने से पहले की वेलोसिटीज़ होंगी, और जिनके ऊपर प्राइम है वो दूसरी तरफ भेज देते हैं, वो टकराने के बाद की वेलोसिटीज़ होंगी। तो बच्चों v1 इधर आके हो जाएगा माइनस v2 और ये है v2 प्राइम और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस v1 प्राइम। इनकी तरतीब 1 और 2 के लिहाज से हम लिखते हैं, जैसे इधर 1 वाली टर्म पहले है 2 वाली बाद में, तो इधर भी 1 वाली पहले लिखेंगे और 2 वाली बाद में, उसके लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी पॉजिटिव v1 प्राइम और ये पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव v2 प्राइम। सो बच्चों ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल। अब इसका मतलब क्या है, ये रिज़ल्ट हमें क्या बताता है, बच्चों इसकी तरफ हम चलते हैं। बच्चों इस हिस्से को समझने के लिए आपको ये मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप मुझे देखें, मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, मेरे लिहाज से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो मैं कहता हूँ ये रेस्ट पे है। अब जो चीज़ मेरे लिहाज से रेस्ट पर है, तो क्या कायनात के हर ज़र्रे के लिहाज से ये रेस्ट पर होगा? बोर्ड मार्कर मेरे लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा ये रेस्ट पे है। लेकिन जो अर्थ से बाहर खड़ा होगा इसको देखेगा, क्योंकि अर्थ मोशन कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, तो अर्थ के साथ साथ ये बोर्ड मार्कर भी उस बंदे के लिए मोशन में होगा जो अर्थ से बाहर खड़ा होकर इसको देख रहे हैं। मीन ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मेरे लिहाज से रेस्ट पर हो
वो इस कायनात के हर जर्रे के लिहाज से रेस्ट पे हो। लिहाजा किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पर होना या मोशन में होना ये रिलेटिव होता है। एक कार ये है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही, एक कार ये है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही। मैं देख रहा हूँ मेरे लिहाज से ये दोनों जगह चेंज कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये दोनों मोशन में। लेकिन जब काली कार वाला बंदा नीली कार वाले बंदे को देखेगा, इसे लगेगा ना ये कार आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मतलब कि ये कार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो ये कहेगा ये रेस्ट पे है। लेकिन जब ये नीली कार वाला बंदा काली कार वाले बंदे को देखेगा, तो ना ये कार आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, तो वो कहेगा ये काली कार भी रेस्ट पे है। तो मेरे लिए दोनों कारें मोशन में हैं, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से ये दोनों क्या है, रेस्ट पे। तो किसी चीज़ का रेस्ट पे होना या मोशन में होना ये क्या होता है, रिलेटिव। इसी तरह करके आज से पहले आपको वेलोसिटी नाम की चीज़ पढ़ाई गई थी, तो मैं आपको राज की बात बताऊं, वेलोसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। असल चीज़ क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। असल नाम क्या है वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे रेस्ट पर होना और मोशन में होना रिलेटिव होता है, इसी तरह करके किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होना ये हमेशा क्या होता है, रिलेटिव। मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ, फिर उस सवाल का हम जवाब देखते हैं। बच्चों, मैं स्पीडोमीटर के ज़रिए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेक करता हूँ, तो मेरे लिहाज से ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मेरे लिहाज से ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। और जब मैं तीसरे ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मेरे लिहाज से ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अगर मैं कहूँ, चूँकि मेरा नाम आप जानते हैं दानियाल है, अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ मैस m1, वन की वेलोसिटी किसके लिहाज से, दानियाल के लिहाज से, तो बच्चों उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी माइनस दानियाल की वेलोसिटी। अब दानियाल की वेलोसिटी कौन फाइंड करेगा बच्चों, दानियाल की वेलोसिटी देखी जाएगी अर्थ के लिहाज से। अर्थ के लिहाज से मैं जगह चेंज नहीं कर रहा, लिहाजा मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0। और अर्थ के लिहाज से ये कितनी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और मेरी वेलोसिटी 0। सो बच्चों, इस ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी मेरे लिहाज से, मीन वन की वेलोसिटी मेरे लिहाज से कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अब बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी कौन देख रहा है, ऑब्जेक्ट टू। मीन ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी 2 के लिहाज से क्या होगी, तो उसका बच्चों फार्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी ग्राउंड के लिहाज से माइनस ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी भी ग्राउंड के लिहाज से। ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी ग्राउंड के लिहाज से कितनी है, 10, माइनस ग्राउंड के लिहाज से मतलब कि मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं भी ग्राउंड के ऊपर ही खड़ा हूँ। और ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी ग्राउंड के लिहाज से कितनी है, 8। तो जब ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के लिहाज से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चों आंसर आता है 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका क्या मतलब हो, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी मेरे लिहाज से कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से कितनी वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकंड। मीन जिस ऑब्जेक्ट की मेरे लिहाज से वेलोसिटी थी 10, इसी ऑब्जेक्ट की दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी कितनी है, 2। मीन ऑब्जेक्ट 1 बच्चों कितनी वेलोसिटी जा रहा है, 10 से, और ये कितनी जा रहा है, 8 से। इसे लगेगा ये मुझसे आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है। जैसे कभी आपने देखा होगा, दो गाड़ी जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, आप उस गाड़ी में बैठे हैं तो जो थोड़ी स्लो चल रही है और दूसरी थोड़ी सी तेज़ चल रही है, आप देखेंगे जो गाड़ी आपको क्रॉस कर रही है वो आहिस्ता से क्रॉस कर रही है। मीन इस गाड़ी में आप बैठे हैं, ये आहिस्ता से मूव कर रही है और ये थोड़ी तेज़ से मूव कर रही है। आपको लगेगा ये कार काले रंग की मुझसे आराम आराम से आगे जा रही है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा होगा उसे तो लगेगा ये भाई रेसे लगा के जा रही है आगे। मीन ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी जो मेरे लिहाज से 10 थी, ज़रूरी नहीं है दुनिया की हर चीज़ के लिहाज से 10 हो। ऑब्जेक्ट 1 को मैंने देखा तो मेरे लिहाज से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था। जब ऑब्जेक्ट 2 वाला बंदा 1 वाले को देखेगा तो इसे लगेगा कि ये मुझसे आगे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो बच्चों, जब भी हम दो वेलोसिटीज़ को माइनस करते हैं तो ये वेलोसिटीज़ क्या कहलाती हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। या एक और मिसाल दूं, जब ऑब्जेक्ट 3 वाला देखेगा ऑब्जेक्ट 1 वाले की वेलोसिटी, तो क्या आंसर आएगा, चेक करते हैं। तो भाई ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी कौन देख रहा है, ऑब्जेक्ट 3। तो कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी ग्राउंड के लिहाज से माइनस ऑब्जेक्ट 3 की वेलोसिटी ग्राउंड के लिहाज से। तो ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 10,
ग्राउंड के लिहाज से। ऑब्जेक्ट 3 की वेलोसिटी ग्राउंड के लिहाज से बच्चों कितनी है 10, तो आंसर क्या आएगा 0। क्या मतलब, मैं ऑब्जेक्ट 1 को देख रहा हूँ, ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ऑब्जेक्ट 3 को देख रहा हूँ, ये भी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 1 को देखेगा तो इसको लगेगा कि ये रुका हुआ, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के लिहाज से 0। मेरे लिहाज से ये मूव करें, लेकिन जब ये तीसरे ऑब्जेक्ट का बंदा पहले ऑब्जेक्ट के बंदे को देखेगा, उसे लगेगा ना ये आगे जा रहा ना ये पीछे जा रहा, लिहाजा ये रेस्ट पे। यही बात तो मैंने आपको समझाई। ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी मेरे लिहाज से 10 थी, इसी ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से 2 थी, और इसी ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी तीसरे के लिहाज से कितनी है 0। मीन तीसरे वाला जब इसको देखेगा तो ये कहेगा ना ये आगे जा रहा ना ये पीछे जा रहा, लिहाजा ये रेस्ट पे। तो एक ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिलेटिव है, मेरे लिहाज से कुछ और आ रही है, इसके लिहाज से कुछ और आ रही है, इसके लिहाज से कुछ और आ रही है। तो बच्चों जब भी दो वेलोसिटीज माइनस की जाएं तो हमें क्या मिलती है, रिलेटिव वेलोसिटी। आज से पहले आपने जब भी कहा था कि फलां ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 है, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये एक कार जा रही है, इसकी वेलोसिटी 10 है, तो बच्चों कार की वेलोसिटी मेरे लिहाज से कैसे फाइंड करेंगे। कार की वेलोसिटी 10 है ज़मीन के लिहाज से और मेरी वेलोसिटी 0, तो आंसर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो आज से पहले कभी हमने वेलोसिटी को माइनस किया ही नहीं था, क्योंकि जो देखने वाला होता था वो खुद रेस्ट पे होता था ग्राउंड के लिहाज से, तो उसकी वेलोसिटी 0 माइनस करते ना करते कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन जब भी असल में हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ही फाइंड की जाती है। अब ज़रा आते हैं इस रिज़ल्ट की तरफ। तो बच्चों उस हिस्से को आपने ध्यान से ज़रा समझना, यही हमारा रिज़ल्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है, बस मैं इस इक्वेशन का मतलब आपको समझाने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज m1 की वेलोसिटी कितनी है, टकराने से पहले 7 मीटर पर सेकंड, और m2 की कितनी है, टकराने से पहले 2 मीटर पर सेकंड। तो v1 माइनस v2 का क्या मतलब है। v1 माइनस v2 का मतलब है कि m1 की वेलोसिटी देखने वाला कौन है, m2, और ज़रा वैल्यू पुट करें। v1 बच्चों कितना है, मेरे लिहाज से ये 7 की वेलोसिटी से जा रहा है, v2 मेरे लिहाज से कितनी वेलोसिटी जा रहा है, 2 से। लेकिन m1 की वेलोसिटी m2 के लिहाज से बच्चों कितनी होगी, m1 की वेलोसिटी m2 के लिहाज से कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। मीन आगे जा रहा था m2 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, पीछे से आ रहा m1 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो m2 कहेगा भाई m1 मेरे करीब आता जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो जब दो वेलोसिटीज़ को माइनस करते हैं तो ये हमें क्या मिलती है, रिलेटिव वेलोसिटी। मेरे लिहाज से इसकी वेलोसिटी कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड, मेरे लिहाज से इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब m2 m1 को देखेगा तो m2 के लिहाज से m1 की वेलोसिटी बच्चों कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि m1 m2 के करीब आ रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। इसे बच्चों हम क्या नाम देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मीन m1 m2 को अप्रोच कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ये बच्चों होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। लेट सपोज ये दोनों टकराते हैं, टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी हो जाती है 2 और m2 की वेलोसिटी हो जाती है 7। तो बच्चों हम देखते हैं v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम का क्या मतलब है, और बाहर लगा हुआ है माइनस। सो बच्चों माइनस वैसे रहेगा, v1 प्राइम मीन टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2, ऐसे है ना, माइनस बच्चों v2 प्राइम क्या है, 7। सो बच्चों आंसर क्या आएगा, माइनस इंटू 2 माइनस 7 माइनस 5, तो आंसर क्या आ गया 5। लो बच्चों अब दूसरा केस जो मैंने आपको बताया है, ये आपको क्या बताता है कि पहले m2 m1 को देख रहा था तो m2 को लगा m1 मेरे करीब आ रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। लेकिन जैसे दोनों की कोलिजन हुई, अब m1 को m2 लगेगा कि मुझसे दूर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। मीन पहले जितनी तेज़ी के साथ या जितनी वेलोसिटी के साथ वो करीब आ रहे थे, टकराने के बाद उतनी वेलोसिटी से वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, साथ में माइनस, इसे बच्चों हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
तो बच्चों यही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें हमने साबित करना मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बच्चों अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब ये दोनों मासेस टकराएंगे, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी मीन v1 प्राइम v2 प्राइम को कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों पहले तो मैं आपको याद करा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूले समझे किस्म का रट्टा लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा ये आई कैसे। m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद क्या कहलाती है v1 प्राइम, और m2 की वेलोसिटी टकराने के बाद कहलाती है v2 प्राइम। अब बच्चों इनमें दो दो टर्म होंगी, दो इसमें और दो इसमें। पहले याद कर लें, एक दफ़ा सुन लें, उसके बाद मैं आपको फिर डेरिवेशन दिखाऊंगा ये कैसे आई है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और यहाँ पे भी हम लगाएंगे प्लस। v1 प्राइम और v2 प्राइम दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का सम, मीन m1 प्लस m2, इधर भी क्या आएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे चारों में नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2। अब आगे देखिए, अगर यहाँ पे है v1 प्राइम तो याद रखिएगा राइट साइड पे कभी प्राइम वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम वाली चीज़ें मीन टकराने के बाद की वो तो हमने फाइंड करनी है, और जो प्राइम के बगैर हैं टकराने से पहले की वो राइट साइड पे रहेंगी। तो बच्चों यहाँ पे आएगा v1 और यहाँ पे आएगा v2। अगर v1 प्राइम है तो यहाँ पे क्या आएगा v1 और यहाँ पे आएगा v2। अगर v2 प्राइम है तो यहाँ पे आएगा v2 और यहाँ पे आएगा v1। इतना याद हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 इसी तरह का m2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 इसी तरह का m1। दूसरी टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर। अब ये आई कैसे, अभी मैंने आपको समझाना है तो ज़रा थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। यहाँ पे v1 प्राइम तो यहाँ पे आएगा m1 माइनस m2, यहाँ पे v2 प्राइम तो यहाँ पे आएगा m2 माइनस m1। अच्छी तरह इसको सुन लें और याद रख लें। अगर यहाँ पे v1 प्राइम है तो यहाँ पे v1, यहाँ पे v2। अगर यहाँ पे v2 प्राइम है तो यहाँ पे पहले v2 आएगा फिर v1 आएगा, और डिनोमिनेटर में उसी तरह करके चारों तरफ क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। दूसरी टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे v2 है तो यहाँ पे आएगा m2, यहाँ पे है v1 तो यहाँ पे आ जाएगा m1। अगर 1 वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा m1 माइनस m2। अगर यहाँ पे 2 वाली टर्म है तो यहाँ पे आएगा m2 माइनस m1। अब ये बच्चों इक्वेशन आई कैसे हैं, आइए बच्चों हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा था इक्वेशन नंबर 3 आपने याद रख लेना। तो बच्चों आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो अगर आप v1 प्राइम फाइंड करना चाहते हैं मीन m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद, तो यहाँ से हम निकालेंगे v2 प्राइम को। तो ज़रा चेक करते हैं यहाँ से बच्चों v2 प्राइम किसके इक्वल आएगा, v2 प्राइम इज इक्वल टू ये v2 इधर आके माइनस v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। बच्चों ये जो v2 प्राइम की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लगा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ज़रा जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या बनता है भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 और v2 प्राइम की बच्चों वैल्यू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। अब देखिए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2, इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। चूँकि हमने फाइंड करनी है v1 प्राइम की वैल्यू, तो जो v1 प्राइम वाली टर्म है वो राइट पर रहेगी, बाकी सारी इधर आ जाएंगी। तो बच्चों देखिए ज़रा ये क्या है m1 v1 और ये क्या है m2 v2। अब ये माइनस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी प्लस m2 v2, और उसके बाद बच्चों ये जो हमारे पास बच गई है m2 v1 इधर आके हो जाएगा माइनस m2 v1। बाकी हमारे पास ये दोनों टर्म बच गई जो हमने फाइंड करनी है v1 प्राइम। तो बच्चों v1 प्राइम कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा m1 प्लस m2। सो बच्चों आखिरी स्टेप आ गया। तो ज़रा गौर से देखें, ये लिखे m2 v2 और ये भी क्या m2 v2, ये हो जाएगा 2m2 v2। ये दोनों बच गई। बच्चों इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं हम v1, अंदर क्या रह गया m1 माइनस m2, और ये जो m1 प्लस m2 v1 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई है, इधर भी डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 और इधर भी डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। तो क्या बन गया v1 प्राइम। अब बच्चों इन इक्वेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम केस पढ़ेंगे
जो कि शुरू में मैंने आपको सवाल दिए थे, वो इन्हीं इक्वेशन के ज़रिए आंसर हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए ज़रा v1 प्राइम का बिल्कुल यही फार्मूला जो आपके सामने बना। अब अगला काम बच्चों आपने खुद करना है, थोड़ा खुद भी ट्राई करें। आपने इस दफ़ा क्या करना है, यहाँ से v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। v1 प्राइम बच्चों एक तरफ हो जाएगा और इसको इधर आके माइनस कर दें, v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। अब ये जो v1 प्राइम की वैल्यू है ये आपने कहाँ पे लगा देनी है, v1 प्राइम की जगह, तो आपको क्या मिल जाएगी, v2 प्राइम की वैल्यू। तो बच्चों हम केस 1 देख लेते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे। केस 1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, लेट सपोज उसकी वेलोसिटी है v1 और मैं कह लेता हूँ वो 5 मीटर पर सेकंड है। दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसकी वेलोसिटी है v2, वो मैं कह देता हूँ तकरीबन 3 मीटर पर सेकंड। अब केस 1 क्या है, दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस सेम हैं, तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज में क्या फ़र्क आएगा, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या बन जाएंगी। तो m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद क्या बन जाएगी, v1 प्राइम, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चूँकि दोनों मासेस सेम है, जितना m1 है उतना ही m2 है, तो अगर m1 10 है तो m2 भी क्या 10, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। तो ये सारी टर्म बच्चों क्या होगी 0, प्लस यहाँ पे देखिए 2 की जगह 2 आएगा, m2 की जगह भी m1 आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, हम m2 की जगह m1 लिख सकते हैं। ये m1 बच्चों वैसे रहेगा और m2 की जगह फिर क्या आ जाएगा m1। जितने भी m2 हैं उनको m1 कर सकते हैं, जितने भी m1 हैं उनको m2 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर बच्चों ये v2 वैसे का वैसा। सो बच्चों v1 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 बाई m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा 2m1 इंटू v2, कैंसल। सो बच्चों v1 प्राइम मीन टकराने के बाद m1 की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, v2 के, जो कि टकराने से पहले m2 की थी। मीन v1 प्राइम अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। बच्चों v1 प्राइम क्या है, m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद। m1 की वेलोसिटी टकराने से पहले क्या थी 5, और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी 3, और 3 क्या है m2 की वेलोसिटी टकराने से पहले। मीन इसने अपनी वेलोसिटी को छोड़ के इसकी वेलोसिटी को पकड़ लिया। अब देखते हैं इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होगी, m2 की वेलोसिटी टकराने के बाद, मतलब कि v2 प्राइम। सो बच्चों v2 प्राइम का ये फार्मूला, जितना m2 है उतना ही m1, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस 2m। बच्चों ये देखिए m1 लिखा हुआ है और नीचे क्या है m1, और m2 की जगह भी m1 और साथ में आ जाएगा v1। तो जितने भी m2 हैं सबको हमने क्या कर दिया m1, क्योंकि दोनों का मासेस क्या है बच्चों सेम। सो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, टकराने के बाद m2 की वेलोसिटी मतलब कि v2 प्राइम, तो बच्चों 0 गया 2m1, m1 प्लस m1 2m1 और साथ में v1, ये कैंसिल। सो बच्चों टकराने के बाद v2 प्राइम जो है m2 की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी v1। अब v1 क्या है, टकराने से पहले m1 की वेलोसिटी। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूँ तो m2 की वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाएगी v1, जो कि मैंने कितनी दी थी 5। क्या समझ आई भाई, टकराने के बाद m1 m2 की वेलोसिटी को ले लेगा जो टकराने से पहले थी, और m2 m1 की वेलोसिटी ले लेगा जो कि टकराने से पहले थी। मीन सिंपल सी बच्चों बात आपने याद रखनी है, जब दो ऑब्जेक्ट ऐसे हों जिनके मासेस सेम हैं तो टकराने के बाद ये अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। बच्चों अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। तो बच्चों थकना नहीं है, हिम्मत करनी है, शाबाश, साथ में चीज़ों को तैयार करते जाएं, सुनते जाएं। दोबारा m1 और m2 हम लेंगे, मीन दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस सेम हैं। अब इसमें स्पेशल बात क्या है कि जो दूसरा मास है वो रुका हुआ है, मीन m2 की जो वेलोसिटी है टकराने से पहले कितनी है 0। मीन ये चलता हुआ आएगा, इस रुके हुए मास से टकराएगा, तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी में क्या फ़र्क होगा। लेट सपोज m1 कितनी वेलोसिटी से आ रहा है v1 के साथ, और वो मैं कहता हूँ 5 मीटर पर सेकंड, और m2 बच्चों चूँकि रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब ये जब आपस में टकराएंगे, मीन m1 पीछे से आके इस रुके हुए मास से जब टकराएगा, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या बन जाएगी, किस फार्मूले से फाइंड करते हैं। सो बच्चों v1 प्राइम ये क्या है m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद, चूँकि बच्चों v2 0 है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, और दोनों मासेस भी सेम है तो m1 माइनस m2 ये भी क्या हो जाएगा 0। सो टकराने से पहले
अगर m1 की वेलोसिटी थी ना 5 मीटर पर सेकंड, तो ये अपने हम शक्ल ऑब्जेक्ट से जो कि रुका हुआ टकराने के बाद ये रुक जाएगा। मीन जिसकी वेलोसिटी पहले 5 थी, ये अगर रुके हुए ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वो रुक जाएगा खुद। ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आके इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल 0। अब उसके बाद बच्चों देखते हैं जो रुका हुआ मास था उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या बन जाएगी, मतलब कि v2 प्राइम। इस फार्मूले के मुताबिक चूँकि बच्चों v2 0 है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पे ज़रा देखें 2m1 बाई m1 प्लस m2 की जगह पे क्या लगा देंगे? m1 और ये v1। तो बच्चों देखिए ज़रा ये क्या बन रहा है? v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1। बच्चों क्या हो जाएगा? 2m1 और ये हो गया v1। सो देखो भाई 2m1 से 2m1 गया, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। मीन टकराने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट उस वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा जो टकराने से पहले m1 की थी। मीन टकराने से पहले m2 की वेलोसिटी थी 0, टकराने के बाद जो m2 की वेलोसिटी है ना v2 प्राइम, वो इसकी टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी ना उसके इक्वल हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है बच्चों। ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये यहाँ से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। जब ये इससे टकराएगा तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और अगले की क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ क्या करें? अदला बदली। जिसकी 5 थी टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? 0, और जिसको 0 थी वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? 5। सो बच्चों चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 क्या है? जब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट एक छोटे से ऑब्जेक्ट से टकराएगा। इसमें जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी है? v1। लेट सपोज मैं कह देता हूँ 10 मीटर पर सेकंड। जब ये इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा जिसका मास क्या है? m2 और ये रेस्ट पे है, मतलब कि v2 की वजह कितनी है? टकराने से पहले 0। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ में क्या चेंज आएगा वो हमने फाइंड करना है। अब चूँकि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके मुकाबले में बहुत बड़ा है, मीन m2 बहुत छोटा है किससे? m1। तो m1 के मुकाबले में m2 तकरीबन क्या हो गया? 0। समझो अर्थ है और ये चूंटी है, तो इस चूंटी का मास अर्थ के मुकाबले में कितना हो जाएगा? 0। तो ये आपने केस बच्चों याद रखना है। अब देखते हैं m1 की वेलोसिटी, मीन टकराने के बाद v1 प्राइम क्या आएगा, चेक करते हैं। वैसे भी आप सोच सकते हैं जब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट एक छोटे से ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी जो पहले 10 थी टकराने के बाद भी क्या रहेगी? 10। मीन पहले वेलोसिटी क्या थी? v1, और v1 प्राइम मीन टकराने के बाद भी क्या रहेगी? v1। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमारा माइंड कहता है। अब देखते हैं ऐसा होता ही नहीं। सो बच्चों v1 प्राइम फाइंड कर लें। इसमें ये जो v2 है ये है 0, तो ये टर्म हो गई 0। अब इसकी बच्चों बात करते हैं m1 माइनस m2। बच्चों m1 वैसे रहेगा और m2 m1 के मुकाबले में बहुत छोटा, तो उसकी जगह क्या लगा देंगे? 0। इसी तरह करके नीचे बच्चों क्या लिखा? m1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा? 0, और साथ में बच्चों क्या आ जाएगा? v1। तो भाई ये क्या बन गया? v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 बाई m1 इंटू v1। सो बच्चों ये 0 गया, m1 से m1 कैंसिल, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। क्या मतलब भाई? टकराने से पहले अगर इसकी वेलोसिटी थी ना v1, तो टकराने के बाद भी क्या रहेगी? v1। मीन इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं इसके साथ बेचारे के साथ क्या होता है। मतलब कि v2 प्राइम बच्चों हम फाइंड करने जा रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होगी, जो कि टकराने से पहले क्या थी? 0। सो बच्चों ये वैल्यू सारी यहाँ से हम दे देते हैं। v2 बच्चों कितना है? 0। चूँकि दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो ये सारी टर्म क्या होगी? 0 प्लस 2। बच्चों m1 की जगह m1 रहेगा, m1 की जगह m1 रहेगा, m2 की जगह 0, और साथ में क्या आ गया? v1। अब देखिए ज़रा v2 प्राइम इज इक्वल टू, तो 2m1 नीचे आ गया m1 और ये साथ में v1, m1 से m1 गया, तो टकराने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से डबल। मीन ये आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, जब ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जो पहले थी 10, बाद में भी वही रहेगी 10। लेकिन इसका क्या होगा? इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले कितनी थी? 0। जब ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी इससे डबल हो जाएगी। मतलब कि टकराने के बाद ये मूव करेगा 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ।
तो ये बच्चों था हमारे पास केस 3। अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों केस 4 क्या है? केस 4 है जब एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और ये मूव कर रहा था v1 वेलोसिटी के साथ, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड। एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से जब ये टकराएगा, ये है m2 और बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, मीन ये रुका हुआ। एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से टकराएगा जो कि रुका हुआ है, तो टकराने के बाद क्या होगा? आप खुद भी सोच सकते हैं। एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट टकराए तो बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्ट पड़े, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन टकराने से पहले अगर इसकी वेलोसिटी है ना 0, तो टकराने के बाद v2 प्राइम वो भी क्या रहेगा? 0। चेक करते हैं ये आता है या नहीं। और इसके साथ क्या होगा? जब ये ज़ोर से टकराएगा, टकरा के वापस आ जाएगा। मीन m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद v1 प्राइम ये उतनी ही रहेगी, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मीन जितनी वेलोसिटी से गया टकरा के उतनी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। ये हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। अब चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट m1 m2 के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो m1 की जगह बच्चों क्या लगा देंगे? 0। एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट या बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से टकराएगा, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? अब ये फाइंड करते हैं बच्चों। m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद क्या कहलाती है? v1 प्राइम। तो बच्चों क्या होगा? m1 की जगह 0, बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट, m2 वैसे रहेगा, m1 की जगह फिर 0, m2 वैसे रहेगा, और ये हो गया v1 और प्लस ये टर्म हो गई 0, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। मीन दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो ये सारे टर्म क्या हो गए? 0। अब बच्चों v1 प्राइम इज इक्वल टू, तो m2 से m2 गया तो क्या बच गया? माइनस v1। यही तो मैं आपको बता रहा था। मीन ये ऑब्जेक्ट पहले जा रहा था राइट साइड पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और माइनस का मतलब ये उसी v1 वेलोसिटी के साथ अब वापस आ जाएगा। मीन टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। अब देखते हैं m2 की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मीन टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं। सो बच्चों v2 प्राइम टकराने के बाद m2 की वेलोसिटी, बच्चों इसमें v2 आ रहा है, जहाँ v2 आएगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 0, क्योंकि v2 क्या है? टकराने से पहले m2 की वेलोसिटी, और ये चूँकि रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। आगे बच्चों m1 कितना है? m1 भी तकरीबन 0 है, तो दूसरी टर्म भी बच्चों क्या हो जाएगी? 0। सो v2 प्राइम क्या आया? 0। मीन एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से जब टकराता है जिसमें दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट टकराने से पहले भी रेस्ट पर था, तो टकराने के बाद भी क्या रहेगा? रेस्ट पे। लेकिन जो छोटा ऑब्जेक्ट है ये जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। मीन पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? v1, और बाद में हो जाएगी माइनस v1। तो बच्चों ये थे हमारे केसेस। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसका जवाब आपने खुद कैलकुलेट करके मुझे आंसर में बताना है कि सर हमने ये कर लिया। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास 1 किलोग्राम है, इसका भी 1 किलोग्राम है और इसका भी 1 किलोग्राम है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड, और इससे टकराता है जो कि रुका हुआ है। टकराने के बाद क्या होता है बच्चों? जिसका मास 1 किलोग्राम था, मीन m1, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाती है? 0, और m2 की वेलोसिटी जो कि शुरू में क्या था? 0, टकराने के बाद v2 प्राइम क्या हो जाता है? 1 मीटर पर सेकंड। तो आपने ये शो करना है कि इनकी जो कुलियन हुई है वो कैसी हुई है? इलास्टिक। अब आपने क्या फाइंड करना है? पहले आपने फाइंड करनी है दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसे फाइंड करते हैं? 1/2 mv का स्क्वायर। इसका मास भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, इसका मास भी है, इसकी वेलोसिटी भी है। तो दोनों की आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके उसको सम कर देना है, कोई आंसर निकलेगा। फिर टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v1 प्राइम मतलब कि 0, और इसकी क्या हो जाती है? v2 प्राइम मतलब कि 1। फिर आपने फाइंड करनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मीन इसकी काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद। चेक करना है क्या दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। अगर दोनों का आंसर सेम हुआ तो ये जो कोलियन है ये किस कोलियन की एग्जांपल हो जाएगी? इलास्टिक कोलियन, जिसमें इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या रहती हैं? सेम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।